बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़कारे रोशन के एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूँ डॉक्टर मुनज़्ज़ा अंबरीन। जब हम बिस्मिल्लाह का लफ्ज़ कहते हैं तो दिल यकीनन सजदे शुक्र में झुक जाता है कि तमाम तारीफ़ें उस वादहू ला शरीक के नाम कि जो मेहरबान भी है और करीम भी, जिसने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और करम की इंतहा तो देखिए कि पूरी कायनात को इंसान के तसर्रुफ़ में दे दिया। आसमान को छत बनाया तो ज़मीन को माँ की गोद जैसी मेहरबानी अता कर दी। ये धरती, ये मिट्टी, ये ज़मीन यकीनन एक माँ की तरह मेहरबान है जो अपने प्यार का इजहार करती है। कभी तो प्यार का ये इजहार लहलहाती फसलों की सूरत में नज़र आता है, कभी खुशबूदार फूलों की शक्ल में और कभी हीरों और मोतियों की शक्ल में। हम बचपन से सुनते आए, पढ़ते आए कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। एग्रीकल्चर जो इंसान की बुनियादी ज़रूरत भी है और कौमों की तरक्की का राज भी। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम चंद लम्हों के लिए रुकें, देखें, सोचें और जानें कि क्या हम एग्रीकल्चर में जो आज देख रहे हैं ये एक लम्हे फ़िक्रिया तो नहीं। हम एग्रीकल्चर में जितनी तरक्की कर सकते थे, क्या हम उसी तरह से, उसी रफ्तार से तरक्की कर रहे हैं? ये ज़राअत, ये धरती, ये माँ, क्या इसके जो ख़ज़ाने हम तक पहुँच सकते थे वो पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे? और इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम पाकिस्तान में जब भी एजुकेशन और एग्रीकल्चर को इकट्ठा किया जाए तो इनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शेर मोहम्मद साहब। आप डीन फैकल्टी ऑफ साइंसेस हैं। एग्रीकल्चर साइंसेस की फील्ड से आपका ताल्लुक़ है। इस पे पढ़ने और पढ़ाने के अलावा बेशुमार तहकीकी काम कर चुके हैं। तो हम डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। थैंक यू सर, आप चूँकि एग्रीकल्चर साइंसेस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, इस डिपार्टमेंट को आपने अपने हाथों से परवान चढ़ाया, तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि हम ये एग्रीकल्चर साइंसेस की तरफ क्यों गए? जैसे हमारा एक रवायती सा कॉन्सेप्ट है कि भाई ज़मीन पे तो जो जितनी मेहनत करेगा उतना उसे फल मिलेगा। तो क्या एग्रीकल्चर साइंसेस इससे बढ़ के हैं, इससे हट के हैं, या असल कॉन्सेप्ट यही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा सवाल आपने फरमाया। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, हिस्ट्री में जाएं, जब हम एवोल्यूशन थ्योरी की बात करते हैं तो खुराक तो हमेशा हमारी इंसान की ज़रूरत रही है। लेकिन हुआ क्या कि उस वक़्त इंसान मुतमईन होते थे, कंटेंट थे, थोड़ी ग़िज़ा खाते थे और अच्छा खाते थे, प्योर खाते थे। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कुल्लु मौलूदुन यूलद अलल फितरा, कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को अपनी ऐन फितरत के मुताबिक बनाया है। उसके बाद इंसान ने अपनी ख्वाहिश नफसानी को पूरा करते हुए उसमें अमेंडमेंट कर दी, उस नेचर को हमने डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। अब होता क्या था, जब हम बच्चे थे, आपको भी याद होगा, जब हम बच्चे थे तो एक रोटी मिलती थी, एक रोटी खा लेते थे, और अगर कोई साथ तरकारी मिलती थी या करी मिलती थी खा लेते, तो चटनी के साथ रोटी खा ली जाती थी, प्याज के साथ खा ली जाती थी। उन लोगों की सेहतें रिमार्केबल थी। 103 साल, 104 साल, 90 से अबव उनकी उम्रें थी। बीमारी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, कैंसर नहीं था, उनको कोई स्किन कैंसर नहीं था, उनको कोई हेपेटाइटिस सी नहीं था, हेपेटाइटिस बी नहीं था, क्योंकि लोग लस्सी पीते थे। खुराक आला नस्ल की, आला क्वालिटी की खुराक थी। फिर हम आ गए, पढ़े लिखे लोग, साइंस आ गई। साइंस ने कहा, एक नज़रिया दिया जिसको इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइज एग्रीकल्चर कहते हैं,
जिसको हम मॉडर्न एग्रीकल्चर कहते हैं, यानी इंडस्ट्रियल ईरा में हम दाखिल हो गए। एक थी जो नेचुरल ज़राअत थी, जो आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आई, और इंसान नेचर पे हमेशा यकीन रखते थे। खादें, केमिकल खादें नहीं थी, पेस्टिसाइड नहीं थे, ये नफसानी ख्वाहिशात ज़्यादा नहीं थी कि घर की उगाओ, घर ही खा लो, और अगर किसी आपके पास ज़्यादा है तो दूसरे को दे दो, और आपके पास कम है तो दूसरे से ले लो, बार्टर होता था। फिर हमारी ख्वाहिशात बढ़ी कि हम मॉडर्नाइज हो गए, हमें पता चला नहीं ये खाद भी कोई चीज़ होती है, केमिकल खादें आ गई, पेस्टिसाइड आ गए। उन्होंने क्या किया, आपकी यील्ड को 2-3 गुना कर दिया, लेकिन आपकी सेहत के बलबूते पे किया। यानी आपने सेहत को ऑन द कास्ट ऑफ योर हेल्थ, ऑन द कास्ट ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ द नेचर, ऑन द कास्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट, जिसको आज हम एनवायरनमेंट चेंज, एनवायरमेंटल चेंज, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट पोल्यूशन, ये इसका नाम देते हैं। इसका कौन सबब कौन है? इंसान। और पीछे क्या है? एक नफसानी आपकी ख्वाहिश है, जिसने आपको कहा कि नहीं यार, ये बजाय इसके कि आप घर में रोटी खाएं, आप इसको बाहर बेचें, पैसा कमाएं, मॉडर्न बने, गाड़ियां लें, गड्ढे और रेड़े और टांगे से आप आगे निकलें। टेक्नोलॉजी किसकी थी? बाहर की। आपने पैसा कमाया, बाहर दिया, बाहर से चीज़ें इंपोर्ट की, आप खुद डेवलप नहीं हुए, उनको डेवलप कर दिया। अब अगर आप थोड़ी से आप पीछे जाए ना हिस्ट्री में, और थोड़ा सा फिर आगे की तरफ देखें, तो हमारे अबावीदाद 10-10, 15-15 घर इकट्ठे रहते थे, हवेली कोई नहीं होती थी, एक एक कमरा, 2-2 कमरे होते थे, पूरी फैमिली रहती थी, और बहनें, भाई, माँ बाप, दरमियान में बाप का घर होता था, साइडों पे बच्चों का घर होता था, फिर कज़न्स होते थे। मुझे याद है जब हमारे पास खाने के लिए चीज़ें ख़त्म हो जाती थी तो दादा दादी के पास चले जाते थे, उनसे चीज़ें उठा लेते थे, पड़ोसियों से उठा लेते थे। एक घर में चिकन पकता था, चिकन ये वाला नहीं था, ये देसी चिकन होता था। एक घर में चिकन पकता था, 10 घर खाते थे, क्योंकि वो डोंगा जो होता है वो हर एक घर में हमारी माएँ बहनें एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करती थी। इतनी बरकत होती थी, एक घर में 1 सालन पकता था, लेकिन शाम को 10 सालन होते थे, क्योंकि 5 इधर के और 5 इधर के पड़ोसी वो एक्सचेंज करते थे। अगर किसी घर में दाल है, मुर्गी है, छोटा गोश्त है, बड़ा गोश्त, और छोटा गोश्त उस वक्त पकता था या बड़ा गोश्त उस वक्त पकता था जहाँ जानवर ज़बा होता था, यानी बीमार होता था तो ज़बा होता था। चिकन घरों में आम होता था, क्योंकि हर एक जब मेहमान आना है तो चिकन पकना है, और वैसे भी एक अच्छा उसमें क्या थी, कंटेनमेंट थी सारी, लोग बड़े सुखी थे। मैंने कभी किसी को बुखार के अलावा कभी बीमार होते नहीं देखा। अब क्या हुआ, जब ये वक्त चलता गया, हमने एनवायरनमेंट को ख़राब किया, और फिर एक एनवायरनमेंट को नहीं किया, तीनों को किया, ज़मीन को भी किया। ज़मीन ने दोबारा प्रोड्यूस नहीं होना, अल्लाह ने नेचुरल रिसोर्स आपको ज़मीन दे दी, इसको अमेंड भी नहीं कर सकते, इसको एक्सपेंड भी नहीं कर सकते। तो मान गई अगर पाकिस्तान को 79.61 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन मिली है, तो वो 200 मिलियन हेक्टेयर तो हो नहीं सकती। अब इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमारी अच्छाई की, हमने उसको बुरे तरीके से इस्तेमाल किया। अच्छाई क्या की कि अगर आप कोई बंदा है, वो स्मॉल लैंड होल्डर है, उसकी 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन है, तो साइंस ने उनको कहा ये तुम जो 12 एकड़ कमा रहे हो ना, ये 12 एकड़ गंदम ले रहे हो, 12 मॉन्ड पर एकड़ ले रहे हो, इसको आप 70 भी कर सकते हैं। फिर उसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बताया भाई आप अपना प्लांट प्रोटेक्शन करें। ये नहीं कहा कि जहर लगाएं प्लांट प्रोटेक्शन में, क्योंकि जो पहली ज़राअत थी उसमें तो प्लांट प्रोटेक्शन थी ही नहीं। अल्लाह के रहम करम पे जो कीड़े, दोस्त कीड़े प्लस दुश्मन कीड़े, दोस्त कीड़ों को दुश्मन कीड़ों पे डाल देते थे, उन्होंने कंट्रोल कर लिया तो कर लिया, बाकी आधी फसल खराब हो जाती थी। साइंस ने कहा नहीं, आप ये रेगुलेट करें इसको, चाहे नेचुरल मेथड से करें। तो अल्लाह ने हमें नीम दी, अल्लाह ने हमें 32-36 वीड्स दी जो कि नेचुरल पेस्टिसाइड है। उनको बताया कि भाई इसका एक्सट्रैक्ट निकालो और पौधों पे स्प्रे कर लो। फिर हाथ से आप पकड़ें कीड़ों को, आप प्रीडेटर लगाएं, यानी वो कीड़े जो आपके एनवायरनमेंट के लिए तो दोस्त कीड़े हैं, लेकिन कीड़ों को वो खाते हैं, उनकी ग़िज़ा है। उन कीड़ों को आर्टिफिशियली लेबॉरेटरी में बनाएं, उनके अंडों को लार्वाज उसके ऊपर छोड़ें,
ये साइंस ने बताया। हमने ये काम भी किया। उसके बाद केमिकल पेस्टिसाइड वाले आए, उन्होंने कहा यार ये क्या कर रहे हो, ये मेरे पास बना बनाया माल है और है भी सेफ, आप ले जाएं और उसको जमीन पे लगा दें। हमने क्रॉप पे स्प्रे कर दिया। अब जो कॉटन पिकर थी खवातीन, उनकी स्किन पे लगा, उनको कैंसर हो गया स्किन का। कॉटन का सीड, उसका हमने ऑयल निकाला और खल बनोला बनाई, जानवर को दी, जानवर ने खाई, हमें कैंसर हो गया, हमें हेपेटाइटिस हो गया। फिर वो जमीन में गई, जमीन से पानी पिया बच्चे ने, उसको बीमारी हो गई, नाइट्रेट पेनिट्रेशन हो गई, जब आपने खाद लगाई उसको। तो इट मीन्स हमने विलफुली, जानते हुए, ऑन द कास्ट ऑफ द हेल्थ, हमने पूरा निजाम खराब किया अपनी विशफुल थिंकिंग के ऊपर। इट मीन्स जो आज हम बो रहे हैं, मतलब काट रहे हैं, ये हमारा अपना बोया हुआ है, ये नेचर ने नहीं कहा। अब एक एस्पेक्ट आ गया। दूसरा एस्पेक्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। उस वक्त मेरा बाप हल चलाता था बैल के साथ, वो सेहतमंद था। वो 1 एकड़ में 25 किलोमीटर बनता है सारे दिन में जब वो हल चलाता है, और 25 दिन है पैजर्ड। ये नहीं है कि वो बैलेंस तो नहीं है जमीन, उसमें वो लंप्स हैं जो ढेले से बने होते हैं, उसके ऊपर उसने टांग रखना है और वो सारा दिन पसीना आना है, उसकी वर्जिश होनी है। इसको हमने रिप्लेस कर लिया ट्रैक्टर के साथ। फिर कंबाइन हार्वेस्टर आ गए काटने के लिए, फिर हमारे पास ड्रिलें आ गई बिजाई के लिए, फिर वीडीसाइड आ गया जड़ी बूटी कंट्रोल करने के लिए। तो इंसान बेकार हो गया। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को मुशक्कत के लिए पैदा किया, हमने उसको सेल पने में डाल दिया। अच्छा, अब ये सारी एक अगर देखे ना, मजदूर को मजदूरी मिलती थी, मजदूर बेरोजगार हुआ। और आज की अगर दौर की बात करें, जब हम एआई ले आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले आए, हम वो मार्कर ले आए मुख्तलिफ किस्म के जो जेनेटिक मार्कर हैं, हमने उसकी जीन ही टोटल चेंज करके रख दी है। अब जो वीट खाता है, ये वाली वीट, वो बीमार होगा, क्योंकि हमने गंदम को वो गंदम नहीं रहने दिया, हमने उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन की और उसे बदल दिया। हम ओपी वैरायटीज को सिर्फ फिर ओपी वैरायटी से हाइब्रिड पे नहीं आए, हम हाइब्रिड से भी प्लस आगे चले गए, जिसको हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहते हैं, जिसको जीएमओ कहते हैं। अब इसकी पहली तबाही तो हमारी उस वक्त शुरू हुई जब हमने हाइब्रिड बनाया कि फसल डबल ट्रिपल हो गई, फिर उसको वहां नहीं रहने दिया। फिर मल्टीनेशनल कंपनियां आई, कोई मोनसेंटो आई, कोई सिजेंटा आई, कोई कहां से आई, अमेरिका से आई। उन्होंने कहा इस कौम को तबाह करो, ये बड़े हेल्दी लोग हैं, ये बड़े खुशहाल लोग हैं, क्योंकि कम खुराक खाना, क्वालिटी की खुराक खाना उससे बहुत बेहतर है कि 2 रोटियां खाना और क्वालिटी के बगैर की खाना। तो आज जिस स्टेज पे हम बैठे हैं, हमारी जो अगली नस्ल आ रही है, वो तो इस काबिल भी नहीं है कि वो खेतों को देख सके, जमीनें पड़ी है। और फिर एक और माफिया में टकर गया, जिसको हम वो रियल एस्टेट माफिया, जिसने सोसाइटियों को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, और जो बेहतरीन एग्रीकल्चर लैंड थी उसको वो बिल्डिंग बना रहे। और एक वक्त आएगा कि हम रियलाइज करेंगे कि हम हर चीज में, हर मैदान में पीछे चले गए। तो इस वक्त जरूरत किसकी चीज की है? हमें इसकी जरूरत है कि हम सबसे पहले वो सोचें जो नेचर के ऐन करीब है, जिसको अब आज हम स्मार्ट एग्रीकल्चर का नाम दे रहे हैं। इट मीन्स वी आर गोइंग टू अडॉप्ट दी प्रीवियस टेक्नोलॉजीज। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी एट द फैशन ऑफ द ओल्ड टेक्नोलॉजी, नॉट मॉडर्न टेक्नोलॉजी एट द कॉस्ट ऑफ द ह्यूमन हेल्थ, ना कि पूरा एनवायरनमेंट तबाह करके हम उसको इस लेवल पे। बिल्कुल सर, आपने बहुत डिटेल में और बहुत खूबसूरत बात कही कि जैसे जैसे हम नेचर से हटते गए, वैसे वैसे यूँ समझें कि हमने नेचर को ख़राब किया, मैनिपुलेट किया, और जो आज हम नतीजा देख रहे हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की शक्ल में हो, चाहे वो अनहेल्दी डाइट की शक्ल में हो, चाहे वो बीमारियों की शक्ल में हो, इसकी रूट्स कहीं ना कहीं इसी धरती में पोशीदा हैं जिसको हमने ख़राब किया। धरती एक माँ की तरह हमें संभाले बैठी थी, लेकिन हमने इस प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की जब कोशिश की तो नेचुरल रेजिस्टेंस सामने आई। सर, आपने क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात की, तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट इसको करें कि जिसको अब हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है,
या क्लाइमेट चेंज का एक जो फैक्टर है वो कभी हमें सैलाब की सूरत में नज़र आता है, कभी कहीं खुश्क साली की सूरत में नज़र आता है, कभी बहुत अजीबोगरीब बारिशों की सूरत में नज़र आता है। तो इसका एग्रीकल्चर पे क्या डायरेक्ट इफ़ेक्ट हो रहा है? असल में जो ये बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। तो जहाँ से हमने कहानी शुरू की थी, अब हमने क्या किया, जैसे हमने जिस तरह हमने नेचर को डिस्टर्ब कर दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दी, एक नेचर सिस्टम में बैठे थे हम। जब हमें ये लालच आया कि हम केमिकल फर्टिलाइजर बनाएं, एनर्जी इस्तेमाल हुई, पानी को फ्लड किया, ज़मीन खराब हुई। जितना पानी हमारा आ रहा है उसको हमने कैटर नहीं किया, यानी जितनी बारिशें हुई हैं हमारी हमने उसको स्टोर नहीं किया। वो पानी किसका सबब बना? एरोजन का। उसने ज़मीन को काट के ऐसी जगह पे फेंक दिया जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं थी। वो नदी नालों में चला गया, दरियाओं में चला गया, डैमों में चला गया, सिल्टेशन हो गई, उसकी डिसिल्टेशन भी नहीं की। अब हुआ क्या, जो एक हमारा दरिया है वो 1 लाख क्यूसेक पानी उठाता था, वो 50,000 पे सारा पानी बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी डेप्थ कम हो गई, उसकी कैपेसिटी कम हो गई। एक तो हमने ये जुल्म किया। दूसरा, उस पानी को जो हमने स्टोर करना था वो नहीं किया। दुनिया के अंदर हम बहुत पीछे हैं। आप देखें, चाइना का अगले दिन मैं पढ़ रहा था, 1 साल 6 महीने जब 1.5 साल का जखीरा पानी का होता है, अगर कोई बारिश नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो वो 1 साल डैम का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा कुछ महीने का है या महीने से कम का है। इसी तरह अमेरिका है, इसी तरह बाकी दुनिया के मुल्क है। हमारे पास तो अल्लाह ताला ने एक नहीं मल्टी लेयर हमें बेनिफिट दिए हैं कि हम पानी ऐसी जगह पे स्टोर करें। और नेचुरल डैम हमारे पास मौजूद है। एक साइड बनानी है, दुनिया तीनों साइडों बनाती है, हम एक साइड बनाते हैं। उसके बावजूद हम इतने मजबूर हैं कि हम डैम बना नहीं सकते। हमें कंसेंसस के अंदर 10-10 साल लग जाते हैं। और अब कालाबाग डैम के ऊपर अगर आए हम तो वो डेकेड्स लग गए हैं। हमने 4-4, 5-5 डेकेड लग गए हैं कि हमारी से जो पहली नस्लें हैं वो भी दुनिया से चली गई। हम अब बूढ़े हो गए हैं, अब हमारे औलाद है, उनके आगे बच्चे होने वाले हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे अंदर जो विल पावर है, हमने नेचर को खामखा में हर जगह से डिस्टर्ब किया है, चाहे वो पानी की फार्म में हो, चाहे वो फसलों की फार्म में हो। अब होता क्या है, हम अब उस एक को बोलते हैं जिस तरह एनिमल हस्बेंड्री, इस तरह क्रॉप हस्बेंड्री है कि फसलों को पालते हैं। हम फसल के साथ जो मैनेजमेंट फसल की करते हैं वो सारी गलत तरीके से शुरू करते हैं, गलत तरीके पे ही ऐड करते हैं। देखिए, एक वक्त था ना कि आप गंदम काटते थे हाथ से। एक मजदूर था या एक किसान था या कोई भी बंदा, उसको 2-4 बोरियां मिल जाती थी, बिल्कुल उजरत ले लेता था। अब आप आते हैं, आप कंबाइन हार्वेस्टर लगाते हैं, वो जितना स्टबल है ना, स्ट्रा, वो जमीन में छोड़ता है, वो गंदम आपको दे देता है 2 घंटे बाद। आप उसको आग लगाते हैं पीछे से। यू आर पोल्यूटिंग, यू आर क्रिएटिंग स्मोक इन द एयर। ये जो स्मोक इस वक्त भट्ठे ओपन मंबा है पोल्यूशन का, जो एनवायरमेंटल चेंज की आप फरमा रही हैं कि आपके जो ओपन किल्न है, जिसको हम भट्ठे बोल रहे हैं, ये इतने खतरनाक है जो 500-600 पूरे पाकिस्तान, 500-600 कह रहा हूँ, हजारों भट्ठा पाकिस्तान में। अब देखें ना, दुनिया की सबसे ज्यादा जो ईंटें बना रहा है 54% चाइना बना रहा है, 8% हम बना रहे हैं, 14% इंडिया बना रहा है, और बांग्लादेश मिला के हम कुछ 70% के करीब ईंटें बनाते हैं। बाकी दुनिया पूरी 30% बनाती है। अब ये कहाँ जा रहा है? धुआं सारा फिजा में जा रहा है। उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रेट है। अब ये किधर जा रहा है? फिजा में जा रहा है या जमीन में जा रहा है? जब नीचे वाला मटेरियल सारा वो जमीन में पेनिट्रेट हो रहा है, जब फिजा में जाता है तो अल्टीमेटली जो पार्टिकुलर मैटर है वो सारे फिर हवा में जमीन पे आते हैं, वो फसलों को पोल्यूट कर रहे हैं। तो इट मीन्स हम इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री नहीं है उस लेवल का, लेकिन हम सेकंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज हैं। ये जितने फ्लड आ रहे हैं, 22 वाला फ्लड हो या इससे पहले वाले 10 वाला फ्लड हो या लाइक दैट, उन्होंने को 10 डिस्ट्रिक्ट आपके तबाह किए। ये क्या है? 0.1 डिग्री आपका टेम्परेचर बढ़ जाए तो तकरीबन 10% आपकी क्रॉप की यील्ड कम हो जाती है। फिर स्पैन ऑफ रेन्स आप देख लें कि श्रिंक हो गया है। पहले होता था मॉनसून पूरा सीजन बारिशें होती थी,
अब 15 दिन महीने का स्पैन आता है और इतनी हैवी बारिशें और साथ इतनी जोरदार विंड होती है कि वो बजाय फायदे के आपके नुकसान हो रहे हैं। और फिर 2-3 दिनों में वो सारा पानी आपकी कैपेसिटी से बाहर चला गया और वो समुद्र में चला गया, उसको आपने कहीं कैटर नहीं किया। अब सिर्फ अब अगर आप इसकी रेन फेड एरिया जिसको हम पोठवार बोलते हैं, पोठवार में 4 जिले आते हैं आपके, झेलम, चकवाल, अटक और पिली। इसका 1 मिलियन हेक्टेयर बनता है एरिया, उसमें 3 मिलियन एकड़ फीट पानी बनता है। उस पानी को हम 1 साल में कैटर नहीं कर सकते, यानी उसको हम स्टोर नहीं कर सकते। वो क्या होता है कि वक्ती तौर पे आया, आपने मूंगफली लगा ली या आपने ज्वार लगा ली, बाजरा लगा लिया, अब आगे 2 महीने का ड्राई स्पैन आएगा, सितंबर और अक्टूबर, जिसमें गंदम काश्त होगी। फिर गंदम के लिए आपके पास मॉइस्चर नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, मॉइस्चर कंजर्व करने की बजाय ऐसी फसल लगा देते हैं जो एग्जॉस्टिव है, जिस तरह मक्की है और ज्वार है, बहुत ज्यादा पानी लेने वाली है, मूंगफली नहीं लेती है। तो हमें जब एग्रीकल्चर वाला या कोई सियाना या कोई साइंटिफिक ग्राउंड पे बताता है कि भाई यार ये ना लगाना, और कहता चलो चलो इसको क्या पता है। कहने का मकसद ये है कि एक तो अवेयरनेस का फुकदान है। अवेयरनेस के फुकदान के अलावा जो पुराने लोग हैं दे आर लेस लिटरेट, उनको इस चीज़ का नहीं पता। जो नई जनरेशन आ रही है उनको इस चीज़ों का पता है, उनको एआई का पता है, उनको कंप्यूटर का पता है, उनको हर चीज़ का पता है, लेकिन रिमोट सेंसिंग तक का पता है, लेकिन वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। अब हो क्या रहा है कि इसकी बेस के ऊपर ज़मीन हमारे पास बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ज़मीन जब काबिल काश्त नहीं रहेगी, जब काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगी, तो उस ज़मीन को हम क्या करेंगे, उसका फायदा कोई नहीं। अब देखिए मैं आपको बताऊं, हम एक वाहिद ब्लेस्ड मुल्क है कि जो 35 मिलियन हेक्टेयर तक जा सकते हैं। अभी हम 23 पे खड़े हुए हैं, कहीं पानी नहीं है, कहीं ज़मीन ऊंची नीची है, और 11 मिलियन हेक्टेयर आपके पास सिर्फ डेजर्ट्स है, जिसके ऊपर अब ये ग्रीन इनिशिएटिव जो है, जो SIFC का है, जिसमें वो ज़मीनें दी जा रही हैं लोगों को, किसानों को, और उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी दे के उसको आबाद करेंगे। तो ये एक इनिशिएटिव है कि सिर्फ अकेला एक फ्रैक्शन काम नहीं कर सकता, लिहाजा ज़मीनों को एक्सपेंड करें। अब मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी 35 मिलियन हेक्टेयर है। जब ये करेंगे तो आपकी रिक्वायरमेंट गंदम की कितनी है, 25 मिलियन टन। जो एक्स्ट्रा गंदम होगी 20, 25, 30 वो आप एक्सपोर्ट करेंगे एंड यू विल अर्न अ गुड मनी। राइस है, बेहतरीन राइस दुनिया की हमारे मुल्क में होती है, बासमती, और बासमती 385 जिसको हम वो क्या उसको कहते हैं, सुपर बासमती कहते हैं। अब हमारे पास कायनात आ गई है। तो ये पाकिस्तान और इंडिया वाहिद दुनिया के खुशकिस्मत मुल्क हैं जिनके पास एरोमेटिक राइस मौजूद है। अब हमारा क्या है, हम यहाँ से राइस भेजते हैं ऑर्गेनिक के नाम पे, बासमती दुबई में ठप्पे लगते हैं इंडिया के नाम पे, और एक्सपोर्ट हो जाती है इंडिया की राइस। टॉप की राइस इस रीजन में पाकिस्तान की है। तो हम चीजें बना रहे हैं, ऐसी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर हमारा क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। और सर आपकी अगेन आपने एक बहुत अच्छे नुक्ते की तरफ इशारा किया कि ये बहुत ज़रूरत है कि हमारे यहाँ लोगों को एक तो अवेयरनेस हो, और दूसरा हमारे पास इस सेक्टर में हाईली एजुकेटेड ऐसे लोग मौजूद हों जो प्रॉपर हमें पॉलिसीज़ दे सकें, प्लान्स दे सकें कि हम एग्रीकल्चर में बेहतरीन किस तरह से काम कर सकते हैं और जो मसाइल हैं उनका हल कैसे हो सकता है। और चूँकि सर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में इस फैकल्टी को इस वक्त आप हेड कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर साइंसेज एक फुल फ्लेज यहाँ पे डिपार्टमेंट मौजूद है, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि इस डिपार्टमेंट का क्या किरदार है लोगों में अवेयरनेस और एजुकेशन देने में, और क्या ऐसी स्पेशलाइज्ड डिग्रीज़ हैं जो ये डिपार्टमेंट ऑफ़र कर रहा है जो हमारे एग्रीकल्चर की फील्ड को इन फ्यूचर और एट प्रेजेंट एज वेल उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं। जी, बड़ा ज़बरदस्त आपने सवाल किया है और बड़ा इदारे के साथ ये मुंसलिक सवाल है, और हमारे फ्यूचर का तकाजा भी है कि हमारे पास एक्चुअली जब मैं आया तो डिग्रियां हमारे पास एक जो रवायती डिग्रियां हैं वो थी। मैंने रियलाइज़ किया कि ये डिग्रियां हमारी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकती। तो
माशाल्लाह डॉक्टर नासिर साहब जो हमारे मौजूदा वाइस चांसलर साहब हैं और पिछले वाइस चांसलर साहब हैं, उन्होंने हमें फ्री हैंड दिया कि आप इसको चेंज करें। तो हमने कोई तकरीबन 4 डिग्रियां हमने नई शुरू की, जिसके अंदर सबसे पहले जो हमने अमेंडमेंट की वो हमने ऑर्गेनिक के ऊपर, जो नेचर के मुताबिक फार्मिंग सिस्टम है, उसके ऊपर हमने डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए। फिर हमने लैंडस्केप को रियलाइज़ किया कि बहुत सारे लोगों को फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप का पता नहीं है, और वो जाते हैं लाखों रुपए देते हैं और एक घर का लैंडस्केप बनवाते हैं, वो उसका फ्लोरिकल्चर का लोगों को पता नहीं है, होम गार्डनिंग का लोगों को पता नहीं है, किचन गार्डनिंग का नहीं पता है। उसके ऊपर हमने डिप्लोमा शुरू कराया हुआ है। हम क्या चाहते हैं कि लोग अपने घर की सेहतमंद सब्जियां खाएं, खुद मियाँ बीवी घर में हैं, बच्चे हैं, तो वो खुद अपने घरों में खुद काम करें। एक तो सेहतमंद रहेंगे, दूसरा आपको सेहतमंद सब्जियां, फ्रेश सब्जियां और क्वालिटी की सब्जियां मिलेंगी, उसमें कोई जहर नहीं होगी, उसमें कुदरती खाद होगी और अपने पेस्टिसाइड बने हुए होंगे। कि फर्ज किया किसी बंदे की सब्जी पे तेला आ जाता है, वो दौड़ता है बाजार में कि तेले की दवाई ले आओ, उनको बताया नहीं तेले की दवाई नहीं होती है। आप सादा एक काम करें, तारा मीरा का तेल लें और थोड़ा सा सर्फ लें, मीठा सोडा लें और नमक लें, उसको स्प्रे कर दें तो आपका तेला खत्म हो जाए। देवर एस्टोनिश्ड कि इतनी महंगी और 4000 रुपए की एक बोतल मिलती है, उसके बदले में ये 15 रुपए का आप नुस्खा बता रहे हैं, केमिकल और नॉट केमिकल। बिल्कुल जो है अब कीड़ा आ गया, अब क्या करेंगे भाई? अगर आप बाहर नहीं जा सकते, घर में मिर्च पड़ी है, 2 मिर्चें ले लें, थोड़ा सा लहसुन ले लें और थोड़ी सी अदरक ले लें, उसको आधे लीटर पानी में शेक कर लें, उसको भून लें, थोड़ा सा उसमें सर्फ डालें, उसको स्प्रे कर दें, कीड़ा आएगा ही नहीं। दे वर एस्टोनिश्ड। तो कहने का हमारा मकसद ये है कि हमने इस वक्त जो लोगों को लगाया है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी अपने डिपार्टमेंट में दें, एक तो आम लोगों के लिए, फिर स्टूडेंटों के लिए। फिर हमने बीएससी का एक कोर्स मुतारफ कराया, बीएस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, एमफिल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड पीएचडी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, कि वो टेक्नोलॉजी जिसमें इंसान जाके नौकरी ना करे, इंसान जाके खुद एंटरप्रेन्योरशिप करे, एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज रखे, यानी नौकरी देने वाले आप बने ना। देखें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, बहुत सारे लोगों को हमने, मतलब मैं जब 2005 में पीएचडी करके आया तो मेरी, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के ऊपर पीएचडी है और ऑर्गेनिक के ऊपर मेरा जो है वो थीसिस भी है और पेपर भी है, तो मैंने आगे बहुत सारे लोगों को ये बताया कि पाकिस्तान के अंदर हम रॉक फॉस्फेट बाहर से मंगवाते हैं, जबकि हमारे पास अपने पास हरीपुर में 35 मिलियन टन रॉक फॉस्फेट पड़ी है, उसको हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि बाहर से हम मंगवाते हैं और उसमें पता ही नहीं है लोगों, आंसर है बड़े मामलात हैं उसमें, मैं क्या बताऊं आपको, अब मीडिया में बैठ के बता ही नहीं सकते। तो ये जो है ना हमारी, ये 20 साल का जखीरा है फास्फोरस का। तो मैंने उनको बताया कि गोबर लें, जो कि पाकिस्तान में बेसाबा पड़ा हुआ, भैंसों का भी पड़ा है, मुर्गियों का भी पड़ा है, आपकी राइस का स्टबल भी पड़ा है, इंसानों के जो आपका हाउस होल्ड का किचन वेस्ट है वो भी पड़ा है, आपका जो शुगर केन मड है वो भी पड़ा है, क्योंकि जब मिलें चलती हैं तो वो एक चूरा बना के साइड पे फेंकती है। उनको बताया और लोगों ने इसके ऊपर इंडस्ट्री लगाई। अब हमारे पास, मैं तकरीबन 40 व्हाट्सएप ग्रुप, 40,000 किसानों को हम मुख्तलिफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, क्योंकि हर बंदे के पास नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमारा काम तो नॉलेज जनरेट करना है, नॉलेज ट्रांसफर करना तो एक्सटेंशन का काम है, लेकिन हम उसके साथ ये भी कर रहे हैं किसानों की फलाह बहबूद के लिए, और फ्री ऑफ कास्ट। वी आर नॉट चार्जिंग फॉर एडवाइजरी सर्विस, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। इस सब ये फलाह बहबूद है कि आप उनको नेचुरल मेथड बताएं और द पीपल्स आर अडॉप्टिंग इट। अच्छा, दूसरी साइड पे हम अब एक और पीएचडी ला रहे हैं और 2-3 और कोर्सेज ला रहे हैं, जिस तरह पोल्ट्री, कि हम ऐसी फीड लोगों को दें कि उनको बताएं कि फ्री रोमिंग चिकन क्या है, कि जो मार्केट के अंदर आपको 2000 रुपए किलो भी नहीं मिलता, और चिकन, हम इसको ब्रायलर को तो मैं चिकन कहते ही नहीं, ये तो इंसान जो खाते हैं, इट्स नॉट ए चिकन, ना इसका एग है ना चिकन है, वो तो आप इंजेक्शन लगा के स्टीरॉइड दे के। अब देखें, जब हम छोटे होते थे 6 महीने में एक चूजा 3 पाव का होता है,
ये 40 दिन में 2.5 किलो की मुर्गी बन जाती है। इट मीन्स यू आर प्लेइंग विद द हेल्थ ऑफ द पीपल। ये इंडस्ट्री अननेचुरल इंडस्ट्री है जिसको खुद लोगों की तबाही के लिए बनाया जा रहा है और ये और एक्सपेंड हो रही है। तो कहने का मकसद ये है कि हम उस साइड पे जा रहे हैं जो चीज नेचर को सपोर्ट करती है। हम एंटी नेचर नहीं चल रहे, क्योंकि नेचर को जब आप रोकेंगे, अब हम देखें ना, जहाँ दरियाओं में आपने दरिया छोटे कर दिए, उसके किनारों पे आपने कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर दी, पुल छोटे कर दिए, दरिया हर चीज उड़ा के ले जाएगा। इट मीन्स व्हेन यू विल हिंडर द नेचर, ये रिटेलिएट करेगी और तबाह करके रख देगी हर चीज को। तो इसीलिए इस वक्त जो जरूरत है, इस मॉडर्न दौर के अंदर रहते हुए मॉडर्न जो नेचर के करीब तरीन टेक्नोलॉजी आप उसको इस्तेमाल करें। इसके ऊपर हमारी इस वक्त सारे कोर्सेज इसके ऊपर चल रहे हैं, सारी डिग्रियां इसी के ऊपर चल रही हैं। सर, आपकी इतनी माशाल्लाह एक्सपर्ट और डिटेल्ड किस्म की डिस्कशन है कि दिल नहीं चाह रहा, लेकिन हमें वक्त का चूँकि ख्याल करना है। तो आपने अगेन एक बहुत खूबसूरत मैसेज दिया कि हमें हर सतह पे ये कोशिश करनी है कि हम कहीं भी नेचर को तबाह करने की कोशिश ना करें, अदरवाइज़ कुदरत जो अपनी एक ताकत रखती है वो ताकत वो ज़रूर दिखाएगी। तो मैं ये चाहूँगी कि आप हमारे आम सुनने वालों के लिए कोई एक ऐसा मैसेज कि एक बीइंग पाकिस्तानी मुझे क्या करना चाहिए कि मेरा जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो मिनिमाइज़ हो, यानी मैं नेचर पे बुरे असरात कम से कम कर सकूं और मैं किसी तरह से हेल्प कर सकूं कि हम पाकिस्तान में एग्रीकल्चर को और बेहतर और ऑर्गेनिक बना सकें। जी, मेरा ओवरऑल, मैं हमेशा यंग जनरेशन को भी और जो हमारे इस वक्त किसान हैं और जो इस शोबे से ओरिएंटेड जितने भी लोग हैं उनको मैंने हमेशा एक मैसेज दिया और अभी भी एक मैसेज दूंगा कि आप नेचर के करीब तरीन काश्तकारी करें, क्वालिटी की चीज़ उगाएं, क्वालिटी खाएं, क्वालिटी को उजागर करें। आप डिसऑनेस्टी ना करें, किसी चीज़ में मिलावट ना करें। यानी दूध आप पूरे पाकिस्तान में, वी आर 5th मोस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री, और कहीं पर मुझे 32 साल हो गए इस्लामाबाद में, सिवाय 1 या 2 जगह के अलावा कभी आज तक प्योर दूध नहीं मिला। तो मैं ये कहता हूँ, खुदारा कम खा लें, क्वालिटी का खा लें और दयानतदारी करें। सबसे पहला जो काम है ना वो ऑनेस्टी है कि आप कोई किसी किस्म की मिलावट ना करें। और जो सिस्टम है, ये भी सिस्टम है, ये कुदरत में मिलावट है। जब हम पेस्टिसाइड और ये कर रहे हैं तो हम असल में अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम उसको तब्दील कर रहे हैं। तो मैं ये बहुत सारे लोगों को हमने रिक्वेस्ट किया और वो मान गए कि आप खुदारा पहले क्वालिटी पे सोचें, पहले ऑनेस्टी पे सोचें और आप कुदरत के करीब तरीन तरीकों पे सोचें। उसके बाद आप किसी फिजा को या किसी चीज़ को, क्योंकि इसी चीज़ ने हमारी आने वाली नस्लों को तबाह करना है। या अच्छा, जब हम क्या सोचते हैं कि हम अपनी आने वाली नस्लों को कैसा पाकिस्तान देके जाएंगे। तो इसलिए हमें इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हम करप्शन से दूर रहें और अडल्ट्रेशन से दूर रहें। ये 2 अडल्ट्रेशन हर तरह की, एग्रीकल्चर सिस्टम में, हमारे प्रोडक्ट्स में, हमारे ईमान में, हर तरह में। कि आपको एक चीज़ करनी है, आप अल्लाह के डर से नहीं कर रहे तो आप कामिल ईमान वाले, ईमान पहले है। क्योंकि वो अल्लाह फरमाता है कुरान में कि अभी तक तो आपके दिलों में इस्लाम आया है, ईमान नहीं आया। तो ईमान इस्लाम से आगे की बात है। ईमान तब है जब मुझे ये करते हुए अल्लाह से डर लगे और मैं उसके डर से वो चीज़ छोड़ दूं तो मेरे अंदर ईमान है। अगर उसको मैं, इस्लाम आपको रास्ता बताता है, ईमान आपको उससे रोकता है। तो ये उससे एक अगली कैटेगरी है जो अटेन करनी है हमने। हम मुसलमानों के घर में पैदा हुए हैं, हमें इस्लाम क्योंकि बड़ी मुफ्त में मिल गया और बड़ा सस्ता मिल गया। जिन्होंने इसकी कीमत अदा की है उनसे इसकी कीमत पूछें। हमारे आबाओ अजदाद जो इंडिया से आए हैं उनसे पूछने वाली बात है कि उन्होंने ये कैसे गेन किया। बिल्कुल। और यकीनन चूँकि हम में से हर एक जो भी कोई काम कर रहा है, अगर वो एक लम्हे के लिए ये रुक के सोच ले कि क्या इस काम से रब्बे दो जहां खुश होगा, क्या इस काम से मेरे मुल्क को कोई फ़ायदा होगा, और हम में से हर एक अपने अपने पार्ट पे जो काम कर रहा है उसको पूरी दयानतदारी, पूरी जिम्मेदारी से करे,
तो यकीनन हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा, बहुत रोशन, बहुत बेहतरीन होगा। इसी के साथ हमेशा की तरह अपने प्यारे वतन के लिए एक मुख्तसर सी दुआ कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशे ज़वाल न हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ से ख़िज़ां को गुज़रने की भी मजाल न हो। अगले प्रोग्राम तक आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने काम से, हर काम से पहले सिर्फ एक लम्हे को गौर व फिक्र ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।